नमस्कार। मैं रत्नेश प्रजापति आदर्श विद्या मंदिर की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ कक्षा 6 विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 1। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सुबह शाम हर बार अलग अलग प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करना। इसके लिए हम जैसे एक चित्र दे रखा अपने को, इडली सांभर, दाल, मछली। तो भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण किए जाते हैं। हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने के लिए ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका निर्माण किससे होता है? इसके लिए एक उदाहरण दे रखा है कि पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों जैसे नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब किस प्रकार की सब्जी में कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं, इसके लिए अपने को एक क्रियाकलाप तो एक सारणी दे रखी है कि खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। जैसे उदाहरण दे रखा अपने को कि रोटी चपाती। अब रोटी और चपाती बनाने के लिए उसके अंदर हम आटा और जल डालते हैं। दाल बनाने के लिए उसमें कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और अन्य मसालों की अपने को आवश्यकता होती है। ये सभी जो कच्चे पदार्थ हैं, इन कच्चे पदार्थों का उपयोग करके हम खाद्य सामग्री का निर्माण करते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा हमने देखा, कक्षा में हम चर्चा कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं उनके निर्माण में हम क्या क्या या कौन कौन से पदार्थों को मिला सकते हैं। अगला बिंदु है अपना खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी खाद्य सामग्री जो है किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अभी अपने कुछ खाद्य सामग्री के लिए कच्ची सामग्री देखी थी, जैसा कि सारणी 1.2 में अपने को दे रखा है। उसी प्रकार फल सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान है। यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से यह पौधों से आता है। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं ये हम खेत से प्राप्त न करके जंतुओं से हम इनको प्राप्त करते हैं। जैसा कि क्रियाकलाप 3 के अंदर अपने को एक चित्र दे रखा है कि धान का खेत दे रखा है जिसके अंदर फसल बो रखी है। उसी प्रकार जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसका परिवहन किया जाता है। परिवहन का अर्थ है उसको खेत से ले जाकर घरों में, भंडार गृह में, या उसको जहाँ बेचना होता है उस मंडी के अंदर ले जाकर उसको बेच दिया जाता है। क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थों, संगठकों जैसे अन्न, जल, अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव पदार्थ यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम
आदि इनसे बनने वाले व्यंजन जैसे घी, पनीर, दही का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिससे हमें दूध प्राप्त होता है? तो अभी अपन ने इसके अंदर देखा कि जैसे गाय, भैंस, बकरी दूध देने वाले स्रोत हैं। इनके अलावा ऊंट भी एक दूध का अच्छा स्रोत है, उससे भी दूध प्राप्त किया जा सकता है। पेड़ से भी दूध प्राप्त किया जा सकता है। सारणी 1.2 में विभिन्न खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने होते हैं उनके स्रोतों के बारे में अपने को दे रखा है। जैसे खाद्य मद में जो भी खाद्य पदार्थ जैसे अपने को दे रखा है इडली। अब इडली बनाने के लिए कच्ची सामग्री की कौन कौन सी आवश्यकता होती है जो इसमें अपने को दे रखा है कि इडली बनाने के लिए सबसे पहले अपने को चावल, उड़द की दाल, नमक और जल आवश्यक होता है। चावल जो है इसका स्रोत है अपने पौधे। इसी प्रकार उड़द की दाल का स्रोत, नमक का स्रोत और जल का स्रोत, ये हम इस सारणी के अंदर इसके अंदर बढ़ने वाले हैं। जैसे उड़द की दाल की बात करें तो उड़द की दाल भी अपने को किससे प्राप्त होती है? सामान्यतः पेड़ पौधों से यह प्राप्त होती है। इसी प्रकार चिकन करी, ये मांसाहारी भोजन है। चिकन किससे प्राप्त होता है? अपने को दे रखा सामने इसके अंदर जंतुओं से प्राप्त होता है। उसी प्रकार मसाला, उसके अंदर डाले जाने वाले मसाले ये किससे प्राप्त होते हैं? ये अपने को पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इस सारणी के अंदर हम इसको बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार तेल और घी अपने को पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होता है। तेल अपने को पौधों से प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल। घी अपने को जंतुओं जैसे गाय, भैंस आदि के दूध से अपने को प्राप्त होता है। और जल अपने को प्राकृतिक रूप से यानी बरसात के रूप में प्राप्त होता है। अगला स्रोत तेल का अपने को जैसे खीर के निर्माण के लिए अपने को दूध की आवश्यकता होती है। दूध अपने को जंतुओं से प्राप्त होता है। उसी प्रकार खीर के लिए हम चावल और चीनी डालते हैं, तो चावल भी अपने को पौधों से प्राप्त होता है जो खेतों में बोया जाता है। उसी प्रकार चीनी अपने को गन्ने से प्राप्त होती है। ये अपने देखा कि दूध से या जंतुओं से या पौधों से जो भी अपने को उत्पाद प्राप्त होता है उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला अपना अध्ययन बिंदु है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो भोजन के रूप में हम मुख्य रूप से पौधे के 3 भाग काम में लेते हैं, जड़, तना तथा पत्ती। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाने के लिए करते हैं? हम पत्तियों, अनेक सब्जियों के रूप में हम भोजन की पत्तियों को खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प आदि के रूप में भी हम फल का उपयोग करते हैं या सब्जियों का उपयोग करते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग खाने के लिए कर सकते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त होता है और इसकी जो पत्तियां होती है इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। पौधों के विभिन्न भागों के बारे में हम सोच सकते हैं, भोजन के रूप में हम जिनका उपयोग लेते हैं। क्या आपने किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिससे 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? जैसे हम बात करें गोभी की बात करें तो गोभी के फूल गोभी जिसको हम कहते हैं वो फूल से प्राप्त होती है। उसी प्रकार पत्ता गोभी जो अपने को पत्ती से प्राप्त, गोभी एक ही प्रकार की है लेकिन उसकी वेरिएशन के रूप में हम फूल गोभी का उपयोग भी करते हैं जो फूल के रूप में प्राप्त होती है, और पत्ता गोभी का उपयोग करते हैं जो पत्ती के रूप में प्राप्त होती है। अब अपने को इसके अंदर आगे दे रखा है क्रियाकलाप 4 कि कुछ भोजन के रूप में जो पौधे के भाग है वह किस रूप में अपने को प्राप्त होते हैं, संगठक स्रोत क्या है, पौधे का वह भाग जो हमें संगठक देता है, यानी कौन कौन से भाग अपने को उस पौधे से प्राप्त होते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में हम उदाहरण लेते हैं बैंगन का भरता।
तो बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले अपने को बैंगन की आवश्यकता होती है, जो बैंगन अपने को किससे प्राप्त हो रहा है, फल से प्राप्त हो रहा है। मिर्च मसाले तैयार करने के लिए हमें जो फल है या पौधे के विभिन्न भागों से अपन मिर्च मसाले के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, यानी ये सभी अपने को पादप के बीज से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ अन्य उदाहरण और देकर भी हम ये प्राप्त बना सकते हैं कि जो खाद्य सामग्री है वह कहाँ कहाँ से किस रूप में अपने को प्राप्त हो रही है। जैसा कि ये चित्र अपने को दर्शा रहा है इसके अंदर कि पादप जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग है इसका जड़, दूसरा भाग इसका तना और तीसरा भाग होती है इसकी पत्तियाँ। जड़ जो है मुख्य रूप से जड़ के अंदर एक मूल जड़ होती है, फिर इससे अन्य छोटी छोटी कई सारी शाखाएं निकलती रहती है जिन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, या प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल भी हम इसको कर सकते हैं। इसके ठीक ऊपरी भाग, इस भाग को हम कहते हैं तना। ये जो भाग है, तना वाला भाग जमीन से ऊपर की ओर रहता है और जड़ वाला जो भाग है वो जमीन से नीचे, अर्थात तने वाले भाग जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, और जो जड़ वाला भाग है, यह जड़ वाला जो भाग है यह जमीन से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करता है और भोजन निर्माण का काम करता है। इसके ऊपर हम देख रहे हैं ये पत्तियां हैं, ये इसमें से कलिकाएं निकलती है, ये इसके अंदर शाखाओं के रूप में भी बटी होती है, जो तने को धीरे धीरे कई शाखाओं के रूप में बांट देती है। जब बड़ा वृक्ष हम देखते हैं वह कई विभिन्न शाखाओं में बटा हुआ रहता है। ये इसके ऊपर फल लग रहे हैं, फली के रूप में या फल बीज के रूप में अपने को प्राप्त हो रहे हैं, फिर इसके ऊपर ये पुष्प लग रहे हैं। तो इस प्रकार एक प्रारूपिक पादप जो है मुख्य रूप से जड़, तना तथा पत्तियों से निर्मित होता है। यह एक पादप की संरचना है। इसके बाद हम जो है कुछ बीजों को भी हम खा सकते हैं। अब किस प्रकार खाते हैं, तो इसके लिए अपने को एक उदाहरण दे रखा है, क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। 1 दिन के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, जैसा कि अपने को इस चित्र के अंदर दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की एक छोटी सी सफ़ेद संरचना अपने को उन बीजों के अंदर दिखाई देती है। अर्थात ये जो बीज है ये बीज अंकुरित हो गए हैं, यानी इस प्रकार छोटा जो भाग दिखाई दे रहा है वह कहलाता है अंकुरित होना। तो बीज से बाहर अपने को ये संरचना दिखाई देती है। यदि हाँ तो जो बीज है वो अंकुरित हो गए, और यदि अपने को उसके अंदर यह संरचना दिखाई नहीं देती है तो जो बीज अंकुरित हो गए उनको हम अलग कर लेंगे, और जो अंकुरित नहीं हुए उनको अलग करके उसी कपड़े में गीला करके उसको ढक कर रख देंगे ताकि वो अगले दिन तक अंकुरित हो जाए। अब हम इनको सावधानीपूर्वक गर्म पानी के अंदर उबाल कर नमक, मिर्च या मसाला लगाकर हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये जो अंकुरित बीज है यह मनुष्य के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी है, और साथ ही साथ इससे बहुत अधिक मात्रा में मनुष्य को प्रोटीन भी प्राप्त होता है। तो मूंग, चना, इन सब का उपयोग हम अंकुरित आहार के रूप में कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने को एक नीचे चित्र दे रखा है। ये जो चित्र है ये एक मधुमक्खी के छत्ते का चित्र है। ये इधर मधुमक्खी का छत्ता है और इसके ऊपर ये मधुमक्खियाँ बैठी हुई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से अपने को शहद प्राप्त होता है। अब ये शहद कैसे प्राप्त होता है, तो शहद जो है मधुमक्खियाँ पुष्प के ऊपर भिनभिनाया करती है, फिर वहाँ से उन फूलों के अंदर से मकरंद यानी मीठे रस को तो उसमें से बाहर निकालती है और उसको ले अपने छत्ते के अंदर लाकर उसको एकत्रित कर देती है। वे इसे अपने छत्ते में भंडारित करती रहती है, और जब वह वहाँ से हट जाती है तो अपने को उस छत्ते के अंदर केवल सूखा भाग दिखाई देता है और उसमें से वह शहद को अपने साथ ले जाती है। तो मनुष्य
उस शहद को प्राप्त करने के लिए उस छत्ते में से मधुमक्खियों को हटा देता है और उसमें से शहद को प्राप्त करता है, और इसका उपयोग पूरे वर्ष भर एक परिरक्षक के रूप में हम कर सकते हैं। तो मधुमक्खी की जो द्वारा प्राप्त जो शहद है वह एक कई सालों तक अगर हम उसको रख दें तो भी वह खराब नहीं होता है। इस प्रकार मधुमक्खियाँ उसका भंडारण करती है, वह स्वयं भी उसका उपयोग खाने के लिए करती है और मनुष्य भी इसका उपयोग खाने के लिए करता है। इसका अगला भाग जंतु क्या खाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।